नमस्कार, सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोईवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 का, यानी तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस चैप्टर की हमारी 3 क्लासें कंप्लीट हो गई थी, यानी हम कह सकते हैं 3 पार्ट कंप्लीट हो गए थे और आज हमारा इस चैप्टर का पार्ट नंबर 4 रहेगा। देखो, हम धातु क्रम के चरण पढ़ रहे थे। धातु क्रम का हमारा पहला चरण कंप्लीट हो गया था और सेकंड चरण हमारा चल रहा था, यानी अयस्क का सांद्रण वाला चरण हमारा चल रहा था। उसमें हमने अयस्क के सांद्रण की 2 विधियां पढ़ ली थी। पहली हमने पढ़ी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और सेकंड हमने पढ़ी चुंबकीय पृथक्करण विधि। आज लगातार उसी कड़ी में हम अयस्क के सांद्रण की जो तीसरी विधि है, झाग पलवन या फेन पलवन विधि, इसका हम इस पार्ट में अध्ययन करेंगे और डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आप इसके ऊपर स्टार लगा लो। बोर्ड एग्जाम की तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट विधि है झाग पलवन विधि या फेन पलवन विधि। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि फेन पलवन विधि का नामांकित चित्र बनाइए या फिर फेन पलवन विधि को सचित्र समझाइए। तो इंपॉर्टेंट विधि है अयस्क के सांद्रण की झाग पलवन विधि। इसे हम फेन पलवन विधि भी कहते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो लगातार बने रहिए आप मेरे साथ अंत तक। देखो, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि यह विधि किन धातु अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। तो हम कहेंगे कि यह विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे यह विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बताया मैंने? यह विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सल्फाइड अयस्कों के एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। कॉपर पाइराइट, देखो इसे कॉपर पाइराइटिस भी कहते हैं। कॉपर पाइराइट सूत्र होता है CuFeS2। और एग्जाम्पल लूं मैं तो गैलेना सूत्र होता है PbS। इसके अलावा जिंक ब्लेंड यानी ZnS। इसके अलावा सिल्वर ग्लांस यानी Ag2S इत्यादि। यानी हम कह सकते हैं कि इन धातु अयस्कों के सांद्रण में झाग पलवन विधि प्रयुक्त होती है। क्या कहा हमने? यह विधि सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। एग्जाम्पल लिए हमने, जैसे कॉपर पाइराइट CuFeS2, गैलेना PbS, जिंक ब्लेंड ZnS, सिल्वर ग्लांस Ag2S। ये बात तो हुई कि यह विधि किन धातु अयस्कों के सांद्रण में प्रयुक्त होती है। अब देखो, इंपॉर्टेंट विधि है। यह विधि अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है।
तो हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह सकते हैं, यह विधि अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। देखो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हमारे पास धातु अयस्क होगा और धातु अयस्क में उपस्थित अधात्री होगी। तो जो धातु अयस्क है यानी धातु अयस्क के कण तो तेल में भीगेंगे या तेल को अपन कहेंगे कि अधिशोषित करके आर्द्र हो जाएंगे, और जो अधात्री यानी अशुद्धि के कण हैं वे जल में भीगेंगे। यानी अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं यह विधि अयस्क के तेल में भीगने पर, समझना बात को, तेल में भीगने पर इंपॉर्टेंट, यानी अपन कह सकते हैं कि इस विधि का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। यह विधि अयस्क के तेल में भीगने पर तथा आधात्री कह सकते हैं, अशुद्धि कह सकते हैं, तथा आधात्री के जल में भीगने पर आधारित है। भीगने पर आधारित है। यानी और भी सरल भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि इस विधि में अयस्क के कण तेल से भीगेंगे यानी तेल में भीगते हैं, और अधात्री के कण जल से भीगते हैं। यानी अपन इसको और भी सरल भाषा में क्या कह सकते हैं, इस विधि में अयस्क के कण तेल से भीगते हैं तथा आधात्री या अशुद्धि के कण जल से भीगते हैं। आधात्री के कण जल से भीगते हैं। यानी ये इस विधि का कॉन्सेप्ट अपन कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या बताया मैंने, यह विधि अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि अयस्क के तेल में भीगने पर तथा अधात्री के जल में भीगने पर आधारित है। यानी अपन सीधी भाषा में कह सकते हैं कि इस विधि में अयस्क के कण तेल से भीगेंगे तथा अधात्री के कण जल से भीगते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब इस विधि में काम आने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं और उनकी उपयोगिता क्या है, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं इस विधि में काम आने वाले, ये ऐसे कह सकते हैं कि इस विधि में प्रयुक्त पदार्थ, इस विधि में काम आने वाले पदार्थ व उनकी उपयोगिता निम्न प्रकार है। अब समझना आप, और ध्यान से समझेंगे आप कौन कौन से पदार्थ प्रयुक्त होते हैं और उस पदार्थ का क्या महत्व है, यानी क्या उपयोगिता है, ये अपन अब पढ़ेंगे। देखो, पहला पदार्थ है झाग कारक।
कौन सा? झाग कारक, यानी हम इसे कह सकते हैं फ्लोटिंग एजेंट, फ्लोटिंग एजेंट्स कह सकते हैं। देखो पहले बात करते हैं कि झाग कारक क्या करते हैं। अपन कहेंगे कि ये पदार्थ वायु की उपस्थिति में झाग बनाने का कार्य करते हैं। क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये पदार्थ वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में झाग बनाने का कार्य करते हैं, झाग बनाने का कार्य करते हैं। ये तो इनका कार्य हुआ। अब झाग कारक के रूप में हम कौन कौन से पदार्थ काम में लेते हैं, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो हम काम में ले सकते हैं वसा अम्ल, वसा अम्ल, यानी हम इन्हें कहते हैं फैटी एसिड। क्या कहेंगे? फैटी एसिड। इसके अलावा चीड़ का तेल, चीड़ का तेल, यानी हम इसे कहते हैं पाइन ऑयल। क्या कहेंगे? पाइन ऑयल। इसके अलावा हम काम में लेते हैं नीलगिरी। क्या कहेंगे? नीलगिरी का तेल, और इसे कहते हैं यूकैलिप्स, यूकैलिप्स ऑयल। झाग कारक के रूप में हम वसा अम्ल, चीड़ का तेल, नीलगिरी का तेल यानी फैटी एसिड, पाइन ऑयल और यूकैलिप्स ऑयल, इनका उपयोग करते हैं। तो ये झाग पलवन विधि में काम में आने वाला पहला पदार्थ हो गया। बात करते हैं दूसरे पदार्थ की। दूसरा पदार्थ होता है पलवन कारक, पलवन कारक, और इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग एजेंट। क्या कहेंगे? फ्लोटिंग एजेंट्स। देखो इन पदार्थों का काम क्या है, यानी ये पदार्थ अयस्क के कणों को भिगोकर उनको जल प्रतिकर्षी बना देते हैं, जिससे वे जल की सतह पर तैरने लगते हैं। यानी अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे ये पदार्थ, समझना बात को, ये पदार्थ अयस्क के कणों को, अयस्क के कणों को भिगोकर, क्या कहा? अयस्क के कणों को भिगोकर उन्हें जल प्रतिकर्षी, उन्हें जल प्रतिकर्षी बना देते हैं, जल प्रतिकर्षी बना देते हैं, जिससे उनमें पलवन का गुण, पलवन का गुण या अपन कह सकते हैं तैरने का गुण, तैरने का गुण आ जाता है। पलवन गुण को हम क्या कहेंगे? तैरने का गुण, यानी वो जल की सतह पर तैरने लगते हैं, का गुण आ जाता है, आ जाता है। अर्थात वे जल की सतह पर तैरने लगते हैं,
जल की सतह पर तैरने लगते हैं। देखो क्या कहा हमने कहा कि ये पदार्थ ऐश के कणों को भिगोकर उन्हें जल प्रतिकर्षी बना देते हैं, जिससे उनमें पलवन का गुण यानी तैरने का गुण आ जाता है, अर्थात वे जल की सतह पर तैरने लगते हैं। यानी सरल भाषा में अपन यूँ कह सकते हैं कि पलवन कारक में धातु ऐश के कण भीगकर जल की सतह पर तैरने लगते हैं। अब पलवन कारक के रूप में हम क्या काम में लेते हैं, तो अपन काम में लेते हैं सोडियम एथिल जेनथेट, सोडियम एथिल जेनथेट, यानी अपन कहेंगे C2H5O C डबल बॉन्ड SSNA। यह है सोडियम एथिल जेनथेट की संरचना। अब देखो, यानी पलवन कारक में धातु ऐश के कण भीगकर जल की सतह पर आ रहे हैं, इसका मतलब धातु ऐश के कण एक जगह जल की सतह पर इकट्ठे हो रहे हैं, यानी वो उनका क्या हो रहा है, संग्रहण हो रहा है। इसीलिए पलवन कारक को संग्राही भी कहते हैं। यानी अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं पलवन कारक को स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे, पलवन कारक को संग्राही यानी कलेक्टर्स, कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं, धातु ऐश के कणों को कलेक्ट कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं। पलवन कारक को संग्राही भी कहते हैं, तो ये बात भी आप ध्यान में रखोगे, पलवन कारक को संग्राही भी कहते हैं। तो हमारे दो पदार्थ हो गए, पहला झाग कारक, दूसरा पलवन कारक। अब बात करें नेक्स्ट की, तो मैं हटा रहा हूं ऊपर वाला। नेक्स्ट होगा हमारा फेन स्थायी कारक। फेन स्थायी कारक, दो पदार्थ हो गए हमारी, झाग कारक और पलवन कारक। अब ले रहा हूं मैं तीसरा हमारा रहेगा फेन स्थायी कारक। देखो तीसरा ले रहा हूं मैं यहां पर, फेन स्थायी कारक। फेन स्थायी कारक, देखो इन्हें हम कहते हैं स्टेबिलाइजर, स्टेबिलाइजर इन्हें कहते हैं। यानी इनका काम क्या है, इनका काम है झाग को स्थायित्व प्रदान करना, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्टेबिलाइजर्स। फेन स्थायी कारक, यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये पदार्थ झाग या फेन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। क्या कहेंगे, ये पदार्थ झाग या फेन को स्थायित्व प्रदान करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। भाई हम झाग को फेन भी कहते हैं
और ये झाग या फेन को स्थायित्व प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए इनको फेन स्थायी कारक कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो देखो, फेन स्थायी कारक के रूप में हम काम में लेते हैं क्रिसोल, इसके अलावा हम काम में लेते हैं एनिलीन। ये लो, तो ये हमारा क्या हो गया, फेन स्थायी कारक। नेक्स्ट पदार्थ हमारा रहेगा सक्रिय कारक। यानी हम इन्हें कहते हैं एक्टिवेटर। क्या कहेंगे, एक्टिवेटर। देखो, सक्रिय कारक क्या करते हैं, सक्रियता बढ़ाते हैं। अब किसकी सक्रियता बढ़ाएंगे, अपन कहेंगे कि ये पदार्थ अयस्क के कणों की पलवन क्षमता बढ़ाने का कार्य करते हैं। क्या कहेंगे, ये पदार्थ अयस्क के कणों की पलवन क्षमता में वृद्धि करते हैं, पलवन क्षमता में वृद्धि करते हैं या वृद्धि करने का कार्य करते हैं, वृद्धि करते हैं। और सक्रिय कारक के रूप में काम में लिया जाता है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा सक्रिय कारक हो गया एक्टिवेटर। ये पदार्थ अयस्क के कणों की पलवन क्षमता में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। कॉपर सल्फेट सक्रिय कारक के रूप में काम में लिया जाता है। अब हमारा लास्ट और अंतिम पदार्थ आएगा अवनमक। इसको हम डिप्रेसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्रेसर यानी डिपर्जेंट। क्या बोलेंगे इसे, डिपर्जेंट। देखो नाम से पता है, अवनमक यानी ये कमी कर रहे हैं। और कमी किस में करेंगे, ये अपन कहेंगे ये पदार्थ झाग व फेन को कम करने का कार्य करते हैं। क्या कहेंगे, ये पदार्थ झाग या फेन को कम करने का कार्य करते हैं, कम करने का कार्य करते हैं। और अवनमक के रूप में हम काम में लेते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। एक तो सोडियम साइनाइड, यानी अपन कह सकते हैं NaCN। इसके अलावा हम काम में लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, यानी Na2CO3। तो देखो ये हमारे 5 पदार्थ हो गए जिनको झाग पलवन विधि में काम में लिया जाता है। एज इट इज़ ऐसे के ऐसे आपको याद करने। मैं एक बार वापस से आपको रिपीट करवा रहा हूँ। पहला पदार्थ है झाग कारक, फ्लोटिंग एजेंट। ये पदार्थ वायु की उपस्थिति में झाग बनाने का कार्य करते हैं, एग्जाम्पल लिया हमने वसा अम्ल, चीड़ का तेल, नीलगिरी का तेल इत्यादि। दूसरा पदार्थ है पलवन कारक, फ्लोटिंग एजेंट्स। क्या कहा हमने कि ये पदार्थ अयस्क के कणों को भिगोकर उन्हें जल प्रतिकर्षी बना देते हैं, जिससे उनमें पलवन का गुण आ जाता है, यानी तैरने का गुण आ जाता है। अर्थात
वे जल की सतह पर तैरने लगते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया सोडियम एथिल जेनथेट, सूत्र है C2H5O C डबल बॉन्ड S फिर SNA, ये सोडियम एथिल जेनथेट का सूत्र है। पलवन कारक को हम संग्राही भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये धातु अयस्क को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं, या अपन कह सकते हैं संग्रह करने का कार्य करते हैं। तीसरा हमारा पदार्थ है फेन स्थायी कारक यानी स्टेबिलाइजर्स, ठीक है। ये पदार्थ झाग या फेन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने क्रिसोल एनिलीन। चौथा पदार्थ है सक्रिय कारक यानी एक्टिवेटर। ये पदार्थ अयस्क के कणों की पलवन क्षमता में वृद्धि करते हैं। एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट CuSO4। और अंतिम पदार्थ है हमारा अवनमक या डिप्रेसर यानी डिटर्जेंट। ये पदार्थ झाग या फेन को कम करने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम साइनाइड, सोडियम कार्बोनेट। अब देखो कई बार तो ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि झाग पलवन विधि में प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो ये 5 पदार्थ आप याद रखोगे, अपने माइंड में आप सेट रखोगे। झाग पलवन विधि पढ़ने से पहले झाग कारक, पलवन कारक, फेन स्थायी कारक, सक्रिय कारक और अवनमक या डिप्रेसर। अब देखो इस अवनमक का एक उपयोग और है, वो और समझो आप। देखो कई बार क्या होता है कि 2 सल्फाइड अयस्क आपस में मिश्रित होते हैं, तो उन दोनों सल्फाइड अयस्कों को अलग करने का कार्य भी अवनमक के द्वारा किया जाता है। तो वो बात और मैं आपको लगे हाथ बता ही देता हूँ कि अवनमक का कार्य 2 सल्फाइड अयस्क जो आपस में मिश्रित होते हैं उनको अलग करने में भी किया जाता है, अलग करने में भी किया जाता है। तो आप स्टार लगा के इस बात को नोट कर लेना, ठीक है ना। और बने रहिए लगातार, इंटरेस्ट आने वाला है। अभी हम झाग पलवन विधि का डायग्राम भी बनाएंगे। तो पहले हम अवनमक का उपयोग लिख लेते हैं। क्या बताया मैंने? यदि 2 सल्फाइड अयस्क आपस में मिश्रित होते हैं तो उन्हें पृथक करने के लिए अवनमक का उपयोग किया जाता है। देखो हम क्या कहेंगे, स्टार लगा लेना आप। यदि 2 सल्फाइड अयस्क आपस में मिश्रित हो तो उन्हें पृथक यानी अलग अलग पृथक करने के लिए अवनमक का उपयोग करते हैं। अब देखो ये अवनमक अलग अलग करता कैसे है, यानी ये एक सल्फाइड अयस्क को तो झाग में आने देता है और दूसरे को झाग में आने नहीं देता है। यानी अपन क्या बोलेंगे, यह अवनमक एक सल्फाइड अयस्क को तो झाग में आने देता है, लेकिन दूसरे सल्फाइड अयस्क को झाग में नहीं आने देता है, झाग में नहीं आने
देता है, झाग में नहीं आने देता है। क्या कहा हमने? यदि दो सल्फाइड अयस्क आपस में मिश्रित हों तो उन्हें पृथक करने के लिए अवनमक का उपयोग करते हैं। यह अवनमक एक सल्फाइड अयस्क को तो झाग में आने देता है, आने देता है, आने देता है, लेकिन दूसरे सल्फाइड अयस्क को, लेकिन दूसरे सल्फाइड अयस्क को झाग में नहीं आने देता है। देखो एग्जाम्पल से अपन इस बात को समझते हैं। मेरे पास दो सल्फाइड अयस्क हैं, एक तो है ZnS व PbS, ये दोनों आपस में मिश्रित हैं। तो हम इनमें अवनमक के द्वारा इन दोनों को अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे? कि इसके लिए हम सोडियम साइनाइड का उपयोग करते हैं, सोडियम साइनाइड का उपयोग। अब देखो क्या करेगा, ये सोडियम साइनाइड PbS को तो झाग में आने देता है लेकिन ZnS को झाग में नहीं आने देता है। यानी अपन क्या कहेंगे? अपन कहेंगे यह सोडियम साइनाइड PbS को तो झाग में आने देता है, आने देता है, लेकिन ZnS जिंक सल्फाइड को झाग में नहीं आने देता, झाग में नहीं आने देता है। तो देखो इस प्रकार हम दो सल्फाइड अयस्क जो आपस में मिश्रित होते हैं उन्हें हम अवनमक की सहायता से अलग अलग कर सकते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। अब हम झाग पलवन विधि का डायग्राम देखते हैं। देखो झाग पलवन विधि का डायग्राम किस प्रकार का है। बने रहिए लगातार मेरे साथ। देखो पहले हम इसका नामांकित चित्र देखेंगे और फिर चित्र की सहायता से हम इसकी जो विधि है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो मैं अब झाग पलवन विधि का नामांकित चित्र बना रहा हूं, तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। देखो झाग पलवन विधि का डायग्राम किस प्रकार का होता है। ये पात्र है, चूर्णित अयस्क को जल में घोलकर निलंबन तैयार कर लेते हैं और ये मैंने इसका निलंबन बना दिया। ये होता है यांत्रिक विलोडक। क्या होता है? यांत्रिक विलोडक। अभी बताऊंगा आपको मैं कि इसका कार्य क्या होता है। पहले आप डायग्राम को ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। ये है यांत्रिक विलोडक। क्या बनाया मैंने? यांत्रिक विलोडक।
इसमें क्या भरा होता है? चूर्णित अयस्क का जल के साथ बनाया गया निलंबन। देखो अपन क्या कहेंगे कि इसमें है ना, इसमें हम चूर्णित अयस्क का निलंबन इधर से प्रवाहित करेंगे, ठीक है ना। ये बात आप विशेष ध्यान रखोगे, डायरेक्ट इसमें नहीं भरते हैं, इधर से हम उसको प्रवाहित करेंगे। देखो अभी मैं डायग्राम बना रहा हूं पूरा। ये लो, जो निलंबन है वो इधर से प्रवाहित किया जाता है। यानी ये क्या है? अपन कह सकते हैं चूर्णित अयस्क, ध्यान से समझना, चूर्णित अयस्क प्लस जल प्लस तेल और प्लस अपन कह सकते हैं फेन स्थायी कारक, फेन स्थायी कारक और साथ में प्लस पलवन कारक। देखो तेल यहाँ पे क्या है? तेल यहाँ पे झाग कारक है, तो चाहो तो आप कोष्टक में लिख सकते हो यहाँ पे झाग कारक। ये लो, तो झाग कारक हो गया, फेन स्थायी कारक हो गया, प्लस पलवन कारक हो गया, ये जल रहा और ये हमारा चूर्णित अयस्क। इसको हम इधर से प्रवाहित करते हैं। अब देखो क्या होगा, इधर से हम वायु को प्रवाहित करते हैं। देखो ध्यान से समझना आप, इधर से हम वायु को प्रवाहित करते हैं, वायु को प्रवाहित करते हैं, ठीक है। ये है यांत्रिक विलोडक। क्या कहेंगे इसे? यांत्रिक विलोडक, यांत्रिक विलोडक। अब देखो क्या होगा, इधर से हम चूर्णित अयस्क को जल में मिलाकर निलंबन तैयार कर लेते हैं। इसमें तेल यानी झाग कारक मिलाते हैं, थोड़ा सा फेन स्थायी कारक मिलाते हैं और थोड़ा सा पलवन कारक मिलाते हैं। यहाँ पर आएंगे ना तो ये यांत्रिक विलोडक है, यानी इधर से हम वायु प्रवाहित कर रहे हैं। वायु प्रवाहित करेंगे, यांत्रिक विलोडक से इसको हम विलोडित करेंगे, तो चूर्णित अयस्क में जो धातु के अयस्क हैं वो झाग कारक में भीगकर, और यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि झाग के रूप में, क्या कहेंगे? झाग के रूप में जल की सतह पर आ जाते हैं। ये मैंने झाग दिखाए यहाँ, झाग के रूप में जल की सतह पर आ जाते हैं। यानी अपन कह सकते हैं ये क्या है? झाग युक्त, क्या कहेंगे? झाग युक्त सल्फाइड, या अपन कह सकते हैं अयस्क के कण, झाग युक्त सल्फाइड अयस्क के, अपन सीधा से कहेंगे झाग युक्त अयस्क के कण, झाग युक्त अयस्क के कण। ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो अशुद्धियां हैं वो जल में भीगकर पात्र के पेंदे में इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये मैं क्या दिखा रहा हूँ? ये मैं दिखा रहा हूँ अशुद्धियां या आधात्री, जिसको हम आधात्री कहते हैं। ये पात्र के पेंदे में इकट्ठी हो जाती हैं, यानी ये हैं अशुद्धियां। या तो आप इसे बोल दो अशुद्धियां, या आप बोल दो आधात्री। आधात्री, ये हमारा पात्र है, ये झाग युक्त अयस्क के कण हैं, यानी
धातु अयस्क के कण झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं और इन्हें हम सुखाकर सांद्रित अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। इधर से हम वायु का प्रवाह करते हैं और इसमें चूर्णित अयस्क प्लस जल प्लस तेल यानी झाग कारक, फेन स्थायी कारक और पलवन कारक। तो ये हमारी झाग पलवन विधि का नामांकित चित्र हो गया, झाग पलवन विधि। अब देखो इस विधि को मैं एक बार वापस से आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले सल्फाइड अयस्क को, या अपन कहेंगे कि चूर्णित अयस्क को जल में भिगोकर या जल में मिलाकर उसका निलंबन तैयार कर लेते हैं। फिर उसमें झाग कारक यानी तेल, थोड़ा सा फेन स्थायी कारक और थोड़ा सा पलवन कारक मिलाकर हम इधर इसमें प्रवाहित करते हैं। वायु प्रवाहित करेंगे तो झाग बनेंगे। यांत्रिक विलोडक की सहायता से इसको विलोडित करेंगे तो धातु अयस्क के कण झाग के साथ जल की सतह के ऊपर आ जाते हैं। अशुद्धियां जल में भीगकर पात्र के पेंदे में बैठ जाती हैं और इन झागों को सुखाकर अलग कर लेते हैं, जिनसे हमें सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता है। तो ये इस विधि का अपन कह सकते हैं कि इस झाग पलवन विधि का वर्णन अपन कह सकते हैं। ठीक है ना। ये डायग्राम इसको आप अच्छे से ध्यान में रखोगे। क्या क्या है इसमें? यांत्रिक विलोडक, इधर से वायु प्रवाहित करते हैं, ये झाग युक्त अयस्क के कण है, ये पात्र है, ये अशुद्धि हैं, पात्र के पेंदे में बैठ जाती हैं जल के अंदर भीगकर। तो ये झाग पलवन विधि है, इंपॉर्टेंट विधि है। बोर्ड एग्जाम में ऐसी की ऐसी पूछी जाती है कि झाग पलवन विधि को सचित्र समझाइए। तो इस आज के पाठ में हमने हमारी जो अयस्क के सांद्रण की तीसरी विधि थी झाग पलवन विधि या फेन पलवन विधि का डिटेल से अध्ययन किया है। नेक्स्ट जो हमारी विधि रहेगी निक्षालन या रासायनिक पृथक्करण विधि, इसका अध्ययन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।